नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋचा जौहरी आपका अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है एलर्जिक अस्थमा। अस्थमा एलर्जिक भी होता है, नॉन एलर्जिक भी होता है। आज मैं आपके साथ एलर्जिक अस्थमा पे बात करूँगी। एलर्जिक अस्थमा एक एलर्जिक रिएक्शन है जो किसी भी एलर्जन के कारण हो जाती है। अब एलर्जन कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, जैसे किसी को डस्ट से, टेल्कम पाउडर, परफ्यूम से, या किसी घर में अगर पेट्स हैं तो पेट्स डेंडर, जैसे उसकी फेदर, हेयर्स, या फिर किसी को कुछ खाने पीने की चीज़ों से एलर्जी हो जाती है, या किसी को कोल्ड डैम्प फेदर से हो जाती है, सीज़न चेंज से हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि एलर्जन कुछ भी हो सकते हैं, किसी को किसी तरह की मेडिसिन से हो जाती है। तो अगर किसी भी चीज़ से एलर्जी हुई हो तो सबसे पहले अगर आप सेल्फ डायग्नोस कर पाएँ कि आपको किस चीज़ से एलर्जी है, तब उसका ट्रीटमेंट और मेडिसिन उतनी ही आसानी से रूल आउट हो जाती हैं। क्योंकि अगर एग्जिस्टिंग कॉज मतलब अगर एलर्जन आपके आसपास प्रेजेंट है और आप ये सोचें कि आप ठीक हो जाएं, तो वो बहुत मुश्किल होता है। तो सबसे पहले फाइंड आउट करना है, आपको रूल आउट करना है। और अगर जैसे पेरेंट्स को एलर्जी है और उनके बेबीज़ हुए हैं तो उनको भी उसमें भी ध्यान रखना है। जिस चीज़ से उन्हें एलर्जी है, काफ़ी हद तक संभावना होती है कि बच्चों में भी एलर्जी हो, तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है और उनको एक बार देख लेना है कि अगर उनको भी उस चीज़ से एलर्जी है तो उससे दूर रखना है, अवॉइड करना है। या जब बच्चे कुछ भी खाना पीना शुरू करने वाली स्टेज में आते हैं तो कोई भी आप अगर फूड आप इंट्रोड्यूस करते हैं तो आप 3 दिन तक लगातार वही चीज़ खिलाएं बच्चों को, क्योंकि अगर उससे एलर्जी होती है तो पता लग जाता है, और अगर शुरू से ही पता लग जाता है तो उसका ट्रीटमेंट भी बहुत आसानी से हो जाता है। कैसे बच्चों को खिलाना चाहिए, जैसे बच्चे 6 महीने के होते हैं तो उनको खिलाना पिलाना शुरू करते हैं, उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, हाउ टू इंट्रोड्यूस बेबीज़ फूड, तो आप वो जाके भी देख सकते हैं, या उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर करूँगी। और जैसे मैंने आपको बताया कि आपको एग्जिस्टिंग कॉज एलर्जन आपको अपना पता करना है। नहीं भी अगर पता लगता है तो आजकल टेस्ट भी हो जाते हैं एलर्जी के, जिससे ये पता लग जाता है कि किसको इस चीज़ से एलर्जी है। फिर उसके सिम्टम सिमिलैरिटी के अकॉर्डिंगली उसका ट्रीटमेंट भी ईजी हो जाता है। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि इसमें सिम्टम्स क्या क्या आते हैं एलर्जिक अस्थमा में। तो एलर्जिक अस्थमा में सबसे पहले शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाती है, डिस्निया होने लगता है, मतलब ऐसा लगता है कि सांस नहीं आ रही है या बड़ी मुश्किल से सांस ले पा रहे हैं। एक तो ये सिम्टम्स होता है। कफ हो जाता है, जो कफ होता है वो बहुत ही स्पाज्मोटिक टाइप का कफ होता है। और वीजिंग, जैसे चेस्ट से ऐसा लगता है कि सीटी जैसी आवाज़ आ रही है, वीजिंग हो जाती है चेस्ट में, और इसके साथ साथ टाइटनेस जैसी फीलिंग भी होने लगती है। तो ये तो अस्थमा के सिम्टम्स होते हैं। होता क्या है, शुरू से ही अगर आपने अस्थमा के लिए अपने नेबुलाइज़र अगर ले लिया या फिर इन्हेलर लेना शुरू करा तो फिर उसकी आदत से पड़ जाती है और फिर बहुत मुश्किल होता है उसको छुड़ा पाना। और ऐसा नहीं है कि नहीं छूट सकता, होम्योपैथिक में काफ़ी अच्छी मेडिसिन भी आती हैं। मेरे पास पेशेंट आते हैं जिनका इन्हेलर मैंने छुड़ा दिया है, तो ऐसा नहीं है कि उसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। पर अगर किसी को आदत पड़ जाती है तो फिर क्या होता है कि आप जिस मेडिसिन की डोज ले रहे हैं इन्हेलर से, फिर धीरे धीरे करके आप उससे रेजिस्टेंट हो जाते हैं, डोज बढ़ानी पड़ जाती है। फिर थोड़े टाइम बाद आप वही मेडिसिन लेते हैं, फिर मेडिसिन की डोज बढ़ानी पड़ती है, और एक ऐसी सिचुएशन आती है जब फिर वो मेडिसिन काम करना बंद कर देती है। तो इस तरह की अगर सिचुएशन ना हो तो आप, अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम है तो आप होम्योपैथी पे जाएँ, क्योंकि अगर आपने पहले इतने इन्हेलर ले रहे होते हैं तो फिर उसका होम्योपैथिक से ट्रीटमेंट होने में टाइम भी लगता है और मुश्किल भी हो जाता है। तो शुरू से ही आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कराएं, क्योंकि एलर्जी का होम्योपैथिक में बहुत अच्छी मेडिसिन आती हैं जो बहुत अच्छे से रेस्पॉन्ड करती हैं, और पेशेंट्स को फिर इन्हेलर लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती या फिर एंटी एलर्जिक लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप होम्योपैथिक पे जाएँ, और बच्चों में स्पेशली शुरू से ही अगर इस तरह के सिम्टम्स हैं तो उनको होम्योपैथिक मेडिसिन ही दिलवाएँ। आप मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हैं, मेरा नीचे व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, आप जब चाहें मुझसे आप व्हाट्सएप पे कंसल्ट कर सकते हैं, और हमारी मेडिसिन जो है हम ऑल ओवर इंडिया कोरियर भी कराते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका मैनेजमेंट कैसे करना है। आपने
रूल आउट कर लिया, फाइंड आउट कर लिया जिस चीज़ की एलर्जी है आपको उससे दूर रहना है। डस्ट से एलर्जी है, मास्क लगा के आप डस्टिंग करें या फिर उसको अवॉइड करें। और अगर आपके घर में सीलन है, किसी को सीलन होती है घर में, उसके कारण भी इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप उसका कुछ ट्रीटमेंट कराएं। अगर आपको किसी भी पाउडर से, टेल्कम पाउडर से या फिर परफ्यूम से एलर्जी है तो आप उससे दूर रहें। तो ये सारी चीज़ें, या फिर आपको किसी खाने पीने की चीज़ से एलर्जी है तो आप उसको अवॉइड करें। या अगर किसी मेडिसिन से है तो उसको हमेशा याद रखें कि इस मेडिसिन से मुझे एलर्जी है। जब भी आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएं तो आप पहले ही बता दें कि मुझे आप ये मेडिसिन मत दीजिएगा क्योंकि उससे मुझे एलर्जी हो जाती है। तो ये तो आपको मैनेजमेंट फॉलो करना है। अब मैं होम्योपैथिक मेडिसिन पे आती हूँ। तो होम्योपैथिक मेडिसिन में सबसे पहली है एकोनाइट। अगर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, डिस्निया की प्रॉब्लम है, तो उसमें एकोनाइट 30 ये बहुत अच्छा वर्क करती है। नेक्स्ट है ब्रोमियम। अगर स्पास्मोटिक कफ होता है तो उसमें ब्रोमियम 30 बहुत अच्छा वर्क करती है। फिर नेक्स्ट है एड्रीनैलिनम 30। ये अगर आपको चेस्ट में वीजिंग वाली प्रॉब्लम से सीटी जैसी बसती है तो उसमें ये मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है। फिर लास्ट है अरेलिया रेसिमोसा। अगर चेस्ट में टाइटनेस वाली फीलिंग आ रही है और इसके साथ साथ जो है वीजिंग भी है साथ में, तब उसमें अरेलिया रेसिमोसा ये मदर टिंचर में लें, ये बहुत अच्छा वर्क करती है। ये आप मेडिसिन अपने सिम्टम सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं या आप मुझसे कंसल्ट भी कर सकते हैं और मेडिसिन मुझसे वाया कोरियर मंगवा भी सकते हैं। क्योंकि एलर्जी ऐसी प्रॉब्लम है फिर वो ज़िंदगी भर पीछा नहीं छोड़ती है और हर बार अगर आप इन एलर्जन के कांटेक्ट में आते हैं तब फिर मुश्किल होने लगती है। तो आप एलर्जी का ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी कराएं क्योंकि होम्योपैथिक में इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। और भी मैंने कई सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाई हैं, आप मेरे होम पेज पर जाके देख सकते हैं और अगर मुझसे कंसल्ट करना चाहें तो कंसल्ट कर सकते हैं। आज का मेरा वीडियो यहीं तक। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।